दोस्तों फिर से एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं हिंदी इलेक्टिव का। मेरे दोस्तों हिंदी इलेक्टिव में आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों का इसमें जो हिंदी इलेक्टिव है इसमें टोटल 52 क्वेश्चन होगी, जिसमें से मेरे दोस्तों 3-4 पैसेज होगा। यानी अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं या सब्जेक्टिव की, दोनों में आपका पैसेज होगी। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखते हैं और ऑब्जेक्टिव में आप लोगों का 3 पैसेज होगा। 2 पैसेज तो बहुत ही इजी से कर सकते हैं, पर एक पैसेज के लिए आप लोगों को पूरा स्टोरी पता होना चाहिए, चाहे वो पोएम सेक्शन का हो चाहे वो स्टोरी सेक्शन का हो। अगर आपको पता नहीं है तो फिर उस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो फाइनली चलिए सर हम लोग एक एक क्वेश्चन को ईमानदारी पूर्वक देखते हैं। सबसे पहले सर देखते हैं हम लोगों का आपके सामने होगा सर क्या, एक पैराग्राफ। पैराग्राफ देखने से पहले हमारे यहाँ पे क्रैश कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है मेरे दोस्तों। कल से हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाले हैं। जो भी बंदा अभी तक क्रैश कोर्स को ज्वाइन नहीं किया, फटाफट जाकर आप लोग जल्दी से क्रैश कोर्स को ज्वाइन कीजिए। और मेरे दोस्तों इसका आप लोगों का इतना ज्यादा बेनिफिट पड़ेगी, इतना ज्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा, आप लोग यकीन नहीं मानेंगे मेरे दोस्तों कि मुझे इतना कम समय में इतना बेटर तरीके से तैयारी कराया जा रहा है। ओनली फॉर 399 रुपीज देकर सुबह शाम हमारे साथ जुड़ सकते हैं और ऊपर से मेरे दोस्तों सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ आप तैयारी कर सकते हैं। अभी समय है, ईमानदारी पूर्वक पढ़िए, अभी भी आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होने वाला है भाई। ठीक है, तो चलिए सर सबसे पहले आपके सामने एक पैराग्राफ है, मैं भी पढ़ रहा हूं, आप भी पढ़िए। और इससे संबंधित आपके एग्जाम में 4 क्वेश्चन होगी। चारों क्वेश्चन को आप बिजली से सॉल्व कर सकते हैं, पर पैसेज को आपको समझना है भाई। विज्ञान की प्रगति से आधुनिक सुख सुविधाओं और साधनों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इन साधनों के उपयोग से मानव बुद्धि कुंठित हो गई है। इसके असंतुलित उपभोग से मनुष्य का शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य विकृत हो गया है। मनुष्य के सामने एक विकट समस्या है कि इन विकट परिस्थितियों में जीवन में वास्तविक और अस्थायी सुख उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किया जाए। एक ही रास्ता दिखाई पड़ता है, भौतिक और आध्यात्मिक। क्या एक ही रास्ता दिखाई पड़ता है कि हमारा भौतिक और एक हमारा आध्यात्मिक उन्नति में संतुलित सामंजस्य स्थापित करना, यही एक सर्वोत्तम उपलब्ध औषधि है। औषधि का मतलब दवा है, जिसके बल पर विज्ञान जनित समाज में व्याप्त अनेक बुराई से मुक्त मिल सकती है। मतलब मेरे दोस्तों इसमें हमारा पूरा का पूरा बताया गया विज्ञान से संबंधित। किसके बारे में? विज्ञान से संबंधित। विज्ञान के प्रगति से किसमें वृद्धि हुई है। अगर मैं आपसे पूछूंगा मेरे दोस्तों कि विज्ञान से किसमें वृद्धि हुई है, तो आप लोग बताएंगे सर सुख सुविधाओं का। क्या बताएंगे सर? आधुनिक सुख सुविधाओं का वृद्धि हुई है। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और हाँ बाबू पहले याद रखिएगा 30 में 30 नंबर सही करके आना एग्जाम में। पर हाँ जो हमारे क्रैश कोर्स के साथ जुड़े हुए हैं, मैं सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा। सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन को आप लोग तैयारी कीजिएगा और ईमानदारी पूर्वक टेस्ट लगाइएगा। मैं आप लोगों को 30 में 30 मार्क्स ला कर दिखाऊंगा मेरे दोस्तों कि आप एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगी। विज्ञान की प्रगति हमारे लिए चिंता का कारण क्यों हो रहा है? दिन प्रतिदिन मेरे दोस्तों विज्ञान का जो प्रगति है, यानी विज्ञान का प्रगति जो वृद्धि हो रही है दिन प्रतिदिन, हमारा लिए चिंता का कारण है। आखिर चिंता का कारण क्यों है? इससे मानव बुद्धि कुंठित हो गया है मेरे दोस्तों। अगर मान के चलिए, अगर हम एग्जांपल में दे रहा हूं मेरे दोस्तों, अगर मैं मान के चलिए मैं खेत में जाकर हल चलाता था, पहले अब मशीन आ गई भाई, तो मशीन से मेरे दोस्तों लोग बेरोजगार हो गए। पहला। दूसरी बात है सर इसमें हमारा क्या होती थी, अगर हम हल जोत रहे हैं तो हमारा शारीरिक जो दक्षता भाई, शारीरिक जो जीवन है ना, वो हमारा व्यायाम होता था, लेकिन एक मशीन के द्वारा होगी नहीं होगी सर। दूसरा सर हमारा शारीरिक स्वास्थ्य में गिरावट आ गई, स्वास्थ्य नहीं हो पा रही है। मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट आई है ना। ऑप्शन नंबर हमारा सर क्या हो जाएगी, डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने, उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक ढूंढिए। ये जो हम लोग बात कर रहे थे ना भाई, ये एक्चुअली हम लोग जो बात कर रहे थे ना, वो हमारे देखिए दोनों ऑप्शन होगा, यानी बी एंड डी। एक ऑप्शन होना चाहिए क्योंकि हम लोग विज्ञान के प्रगति के बारे में बात कर रहे हैं, विज्ञान जनित उपलब्धि के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी एंड डी दोनों होगा। ठीक है, एक्चुअली ऑप्शन नंबर 1 देना चाहिए कि ए एंड बी दोनों। अगला क्वेश्चन है विज्ञान जनित बुराई से मुक्ति कैसे मिल सकती है। विज्ञान जनित जो बुराइयां है उससे हम मुक्ति पाना चाहते हैं, तो मुक्ति कैसे मिल सकता है? तो बताएंगे सर भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति में संतुलन सामंजस्य स्थापित करना। ये 4 क्वेश्चन वही बंदा सही कर सकते हैं गुरुजी जिन्होंने सबसे पहले पैसेज को पढ़कर समझ गए होंगे। बिना पैसेज को पढ़े, बिना समझे आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों पैसेज को पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर आपके सामने पोयम सेक्शन से दिया हुआ है, याद रखिए किससे दिया है, पोम सेक्शन से दिया हुआ है, यानी कविता से। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुइयों का जयो जलती हुई भू, गर्दन चिनकी छा गई, प्राय हुए दोपहर व तोड़ती पत्थर। ये आपके सामने है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कवि किस ऋतु की चर्चा कर रहा है। अभी हम लोगों ने पढ़ा भाई, पढ़े या नहीं? तो कवि किस ऋतु के बारे में चर्चा कर रहे थे, अभी मैंने जस्ट बताया भाई।
ग्रीष्म ऋतु के बारे में चर्चा कर रहे थे। आइए सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ वह क्या है भाई, यहाँ वह से क्या तात्पर्य है, तो बताएंगे सर एक स्त्री। क्या भाई, एक स्त्री यानी एक महिला। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर, उपयुक्त पद्यांश के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक होगा, किसके बारे में बेहतर तरीके से बताएगा सर, पत्थर तोड़ती पत्थर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर, ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन है, यहाँ पत्थर किसका प्रतीक है। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों, हम लोग पत्थरों को तोड़ रहे हैं, ये हमारे लिए क्या है भाई, एक कठिन कार्य है। क्या है गुरुजी, ये हमारे लिए एक प्रकार का देखा जाए तो ये हमारा क्या है भाई, ये कठिन कार्य है। ठीक है, चलिए सर आइए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। प्राप्त संदेश का कूट वाचन कौन करता है, प्राप्त संदेश का कूट वाचन कौन करता है भाई, प्राप्तकर्ता। अब यहां से आप लोगों का मेरे दोस्तों व्याकरण, क्या गुरुजी, व्याकरण से संबंधित 8 मार्क्स का प्रश्न होगी। और यकीन मानिए जो भी बंदा अभी तक क्रैश कोर्स को मतलब ज्वाइन हो चुके हैं, यकीन मानिए बस मैं जितना बता रहा हूं ऑल सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं, ऑल सब्जेक्ट आप अच्छी तरह से अगर ईमानदारी पूर्वक पढ़ लेते हैं तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि एक क्वेश्चन आपसे ना ग्रामेटिकल में बाहर आएगी, ना व्याकरण सेक्शन से आएगा, ना आपका पोयम से, और ना ही किसी दूसरे सेक्शन से आएगी। ठीक है, तो इसको ध्यान से रखिएगा, जो ज्वाइन नहीं किया फटाफट आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन है सर, लाइव शब्द का अर्थ क्या है। अच्छा, मैं अगर आपसे बोलूंगा सर लाइव जो हमारा है, कभी लाइव हम लोग मीडिया देखते हैं, कभी लाइव सर हम लोग क्रिकेट खेल देखते हैं, कभी फुटबॉल खेल देखते हैं, यस या नो भाई, तो बताएंगे सर बिल्कुल आपने सही कहा। तो बताएंगे सर ये सीधा प्रसारण होती है, मतलब जो चीज वहां पे हो रही है सारी घटना हम लाइव हूबहू देख सकते हैं, तो बोल सकते हैं जिसका सीधा प्रसारण होता है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे ऊपर बाईं और प्रेषक यानी पत्र भेजने वाले का नाम और पता लिखा जाता है। जब भी हम लोग पत्र भेजने वाले का नाम और पता लिखते हैं भाई, वो कहां पे लिखते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि पत्र 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होते हैं गुरुजी, 2 प्रकार के पत्र होते हैं सर। एक औपचारिक पत्र होता है सर, फॉर्मल लेटर, एक होता है सर हमारा इनफॉर्मल लेटर यानी अनौपचारिक पत्र। ओके, तो हम लोग सर पत्र जो लिखते हैं वो हमारा औपचारिक जो पत्र होती है सर, ये हम अपने ऑफिशियल में लिखते हैं, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो या किसी ऑफिस के लिए हो। लेकिन जब भी मैं बात करूं इनफॉर्मल लेटर, अनौपचारिक पत्र, ये हम अपने सगे संबंधित को लिखते हैं, अपने फ्रेंड को, अपने गर्लफ्रेंड को, अपने बॉयफ्रेंड को लिखते हैं ना भाई, अपने माता पिता को। तो आपसे पूछ रहे कि डेट जो हम लोग लिखते हैं मेरे दोस्तों कहां पे, तो ऊपर में, तो वो कौन सा पत्र होता है, व्यक्तिगत पत्र, याद रखिएगा, इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, फीचर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। फीचर से संबंधित निम्न में से, और फीचर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का आएगा गुरुजी, इसको ख्याल रखिए। कितना मार्क्स का, 5 मार्क्स का आएगा। ठीक है, जितना बता रहा हूं पढ़ते रहिएगा भाई। फीचर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो बताएंगे सर फीचर लेकर एक तय ढांचा का फॉर्मूला होता है। ये बिल्कुल फॉर्मूला नहीं होता है भाई, याद रखिएगा। फीचर क्या है, एक प्रकार का फॉर्मूला नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संपादक का नहीं है भाई, कौन सा कार्य जो है संपादक का नहीं है, तो बताएंगे सर क्षेत्र से खबरें इकट्ठा करना, ये संपादक का कार्य नहीं है भाई। लेकिन निष्पक्ष भाव से समाचार छापना ये है सर, ये एक्चुअली देखिए क्षेत्र से खबर इकट्ठा करना इस किसका काम है, तो रिपोर्टर का कार्य है। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है। अब अगर मैं बात करूं, जनसंचार है भाई, ठीक है, एक संचार होता है, एक मास मीडिया होती है, एक जनसंचार होता है। फिर से सुनिए, एक मास मीडिया होता है, एक संचार होती है, याद रखिए, और एक होता है सर जनसंचार। तो मेरे दोस्तों कोई भी समाचार पत्र को जन जन तक पहुंचाना, कोई भी समाचार पत्र को तरह तरह के लोगों के पास पहुंचाना जनसंचार कहलाता है। लोगों का मार्गदर्शन करना, मनोरंजन करवाना, सूचना देना, शिक्षित करना, यानी ऑप्शन नंबर हमारे क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी हमारा सर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 15 में कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा था। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों भारत का वो पहला बताइए सर अखबार कौन सा था जो पहले प्रकाशित किया गया था, तो गुरुजी बताएंगे सर हमारा हो जाएगा शेर शेरनियों बंगाल गजट। क्या भाई, बंगाल गजट, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी ए। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कम से कम शब्दों में तत्काल महज सूचना देना टेलीविजन समाचार के किस चरण के अंतर्गत आता है, तो मेरे दोस्तों फ्लैश न्यूज। याद रखिएगा, हम लोग कम से कम शब्दों में, कम से कम शब्द में, कम से कम समय में हम पूरा जो घटना घटी है इसके बारे में जब मैं डिटेल्स में किसी को बताता हूं वो हमारा हो जाएगा फ्लैश न्यूज। क्या हो जाएगा भाई, फ्लैश न्यूज। ठीक है, आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपके सामने फिर से सर आपके सामने एक पोएम है, एक कविता है, और ये कविता वही स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं जिन्होंने पूरे बुक को अच्छी तरह से पढ़ा है। ठीक है,
चढ़ कर मेरे जीवन रथ पर, परले चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्लभ पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। प्रस्तुत पंक्तियां रचिता कौन है? तो बताएंगे सर ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है भाई, याद रखेगा जयशंकर प्रसाद के द्वारा ये लिखा गया है। गुरुजी अगला क्वेश्चन में हमारे आपकी स्क्रीन पे है कि इस पद्यांश का प्रतिपादक क्या है भाई? तो प्रतिपाद क्या होती है? तो बताइए देवसेना का प्रेम पीड़ा। और देवसेना के बारे में तो आपके एग्जाम में भाई भर भर के क्वेश्चन आएगी, देवसेना के बारे में आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आएगी, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो चाहे वो सब्जेक्टिव का हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप पूरे साल भर पढ़े हैं या पूरे साल भर एसमोज किए हैं, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पर आप चाहते हैं कि सर हमें कम समय में, जो अभी 90 दिन बचा हुआ है, लगभग 3-3.5 महीना, उसमें हमें अच्छी तरह से तैयारी करना है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लीजिए, और आपका जो क्रैश कोर्स है ना गुरुजी, वो क्रैश कोर्स को आप लोग एनी हाउ ज्वाइन कीजिएगा। ये जो क्रैश कोर्स दिया है ना भाई, इस क्रैश कोर्स को आप लोग एनी हाउ ज्वाइन कर लीजिएगा। क्रैश कोर्स का क्लास सुबह शाम दोनों टाइम पे होती है। जो हमारा क्रैश कोर्स है गुरुजी, इस क्रैश कोर्स का क्लास जो है सुबह शाम दोनों होती है, और पूरा का पूरा सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ तैयारी कराया जाता है। यानी आप लोग का संभावित प्रश्नों के साथ, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो, चाहे वो सब्जेक्टिव का हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज का हो, सारा चीज यहाँ पे मेरे दोस्तों तबड़तोड़ तरीके से आप लोगों को बताया जाता है। ठीक है, तो लेट ना करें, जाए ज्वाइन करें। कोई भी दिक्कत होगी इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, 9122288860, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। ठीक है, इस पद्यांश में कौन सा अलंकार नहीं है? तो बताएंगे सर याद रखिएगा मयक अलंकार। और अलंकार से संबंधित आपके पेपर में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगी, अनुप्रास अलंकार, मानवीकरण अलंकार, रूपक अलंकार, उसके बाद मेरे दोस्तों पुनर्विक्ति प्रकाश अलंकार। अलंकार के बारे में ना ऑलरेडी ट्रिक बता के रखा हूं, एक बार आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है सर, प्रस्तुत पंक्तियां किस नाटक से ली गई है? मैंने आपको बताया था भाई, देवसेना के गीत के बारे में याद रखिएगा, स्कंद गुप्त था। ठीक है, एक कार्नाडिया का गीत था सर, वो था हमारा कौन सा सर? चंद्रगुप्त से, और ये सर हमारा स्कंद गुप्त से है भाई। ठीक है, अब सर फिर से आपके सामने एक पैसेज आ जाता है। क्या गुरुजी? फिर से आपके सामने एक पैसेज आ जाते हैं और कहता है, और कितना कड़ा करूं दिल, और कितना कड़ा करो दिल, इश्क नहीं है हमें, इश्क कराया गया था। ठीक है, चलिए सुनिए। और कितना कड़ा करो दिल, माँ से कहना मैं भाई भाभी की नौकरी करके पेट पाल लूंगी, नौकरानी करके, एक्चुअली नौकरी नहीं होगी भाई, नौकरानी करके मैं पेट पाल लूंगी, बच्चों की जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। अब नहीं रह सके, कौन कह रहा है? बताइए मेरे दोस्तों। कहना यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं लेकर जाएगी तो मैं किसी दिन गले में घड़ा बांधकर पोखर में डूब मरूंगी। ये सर हमें पता चल गया हरगोबिंद है भाई, जो चिट्ठी भेजने वाला काम करता था ना भाई, संविदिया, वहां से लिया गया भाई। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से उद्धृत है? तो बताएंगे सर संविदिया से लिया गया है भाई। कहां से लिया गया है? संविदिया से लिया गया है। यहाँ वक्ता कौन है भाई? यहाँ पे वक्ता हमारा बड़ू बहुरिया है। बड़ी बहुरिया हरगोबिंद से कहते हैं कि जाकर अपने मेरे मॉम से कहना कि मुझे यहाँ से जल्दी से लेकर चले जाएं, मैं अपने घर में अपने भाई भाभी का जूठा खाकर नौकरानी बनकर रहूंगा, मैं बच्चों का जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन मैं यहाँ रहना पसंद नहीं करती हूँ। ये कहा था किसने? तो बताएंगे सर बड़ी बहुरिया ने। किनको? हरगोबिंद। और हरगोबिंद कौन था? संवाद पहुंचाने वाला। यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो मैं किसी दिन गले में घड़ा बांधकर पोखर में डूब मरूंगी। यह कथन किसका था भाई? तो मेरे दोस्तों मैंने अभी जस्ट बताया, याद रखिएगा यह कथन किसका था? तो बड़ी बहुरिया। बड़ी बहुरिया क्या था? लेकिन मेरे दोस्तों क्या बड़ी बहुरिया यहाँ पे है? ऑप्शन नहीं है। किस लिए कहा था भाई? वही चीज कह रहा है कि वक्ता का कौन सा भाव प्रकट करते हैं? व्याकुलता। क्या खुशी हो रहा था? नहीं। क्या वो उत्साह थे, जोश में था? डी। वो डर गया था? जी नहीं, वो व्याकुल था भाई, बेचैन सा उसको फील हो रही थी, बेचैन सा उसको। मेरे दोस्तों बड़े महलों में रहने के बाद भी उनको बेचैन फील हो रहा था। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ श्रोता कौन है भाई? आपसे पूछा गया यहाँ श्रोता कौन है? सुनने वाला। श्रोता का मतलब सुनने वाला, याद रखिएगा। ठीक है, तो हरगोबिंद है भाई, याद रखिएगा। क्या हो जाएगी? हरगोबिंद। अगला, यहाँ दीप, यह दीप अकेला कविता में दीप किसका प्रतीक भाई? यह दीप अकेला कविता में दीप किसका प्रतीक है? व्यक्ति का प्रतीक है भाई। किसका प्रतीक है? व्यक्ति का प्रतीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं। कौशल्या किसे देखने के लिए राम से पुनः अयोध्यापुरी वापस आने का निवेदन करती है? तो बताएंगे सर
याद रखिएगा दुखी अशोका, दुखी अशोक, अशोक का मतलब मेरे दोस्तों एक घोड़ा है भाई। अशोक एक्चुअली सांस्कृतिक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है, याद रखिएगा, घोड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आइए। चार हाथ लघु कथा किसके शोषण का उजागर करती है? चार हाथ मजदूरों के बारे में बताती है। मेरे दोस्तों ये टॉपिक जब भी पढ़ेंगे इसमें तीन या चार स्टोरी दिया हुआ है, उन तीनों स्टोरी को अच्छी तरह से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके बाद कौन से सब्जेक्ट का मॉडल पेपर देखना चाहते हैं आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। दूसरा, देवदास कहानी में घटनाएं किस शहर में घटती है? तो बताएंगे सर हरिद्वार में। कहाँ पे घटती है भाई? हरिद्वार में घटती है। कहाँ गुरुजी? हरिद्वार में घटती है। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं सर। अगला जो क्वेश्चन हमारा, सूरदास की झोपड़ी शीर्ष पाठ किस उपन्यास का अंश है भाई? सूरदास की झोपड़ी शीर्ष पाठ किस उपन्यास का अंश है? तो बताएंगे सर हमारा रंगभूमि। और सूरदास मेरे दोस्तों याद रखिए, सूरदास की झोपड़ी किसने लिखा था? ये भी याद रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद ने। ये सब राइटर मेरे दोस्तों याद रखिएगा। जो अंतराल भाग बुक है ना गुरुजी, याद रखिएगा, जो 3 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तीनों चैप्टर को अच्छी तरह से याद रखिएगा, स्टोरी को भी, क्योंकि आपके एग्जाम में वहां से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और 6 मार्क्स का आएगा सर सब्जेक्टिव। तो ये तभी आप कर सकते हैं जब इसके बारे में पूरा नॉलेज हो सर। अगला क्वेश्चन पे आइए। लेखन ने खाओ उजाड़ू सभ्यता किसे कहा? लेखन ने खाओ उजाड़ू सभ्यता कहा था जीवन मूल्यों को ताक पर रखकर विकास की आंधी दौड़ में शामिल होने को। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर अब हम लेकर चलते हैं आप लोगों को नदिया के पार, और आपका 30 के बाद 31 आता है, वसंत आगमन की सूचना कभी कैसे मिलती है भाई? और इन सब सारा जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैं सारा आप लोग एक एक करके बताने वाला, पैसेज बनाकर रखिए। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारा क्रैश कोर्स को ज्वाइन नहीं किए, फटाफट आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस को अभी डाउनलोड करके मेरे दोस्तों क्रैश कोर्स को ज्वाइन कीजिए। क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आप लोग सुबह शाम हमारे साथ जुड़े रहिए, वो भी आप लोगों का सिलेक्टेड प्रश्न यहाँ पे ऑलरेडी बताया जा रहा है। लेट ना करें, ज्वाइन कीजिए। कोई भी दिक्कत होगी मेरे दोस्तों इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, 9122888860, 9122888860 इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। तो बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि सर इसका सब्जेक्टिव भी होना चाहिए तो फटाफट सारा बंदा कमेंट करें, मैं आप लोग इसका बारे में सब्जेक्टिव भी बताने वाला हूं। चलिए सर मिलते हैं इसके वाले नेक्स्ट वीडियो में।